नमस्कार दोस्तों मैं आपसे कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पर खुश होंगे, बेहतर होंगे और जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस हम मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं वो मुद्दा है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खिलाफ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार कर लिया है। तो हम टॉपिक जिस पे बात करेंगे आज, जिसे हम कवर करेंगे, वो है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इस पूरे टॉपिक को मैंने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हम एकदम बेसिक से या जीरो से समझेंगे और पूरा अंतिम रूप से कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले जो हम समझेंगे वो हम देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव की, तो सामान्यतः इसको विपक्ष द्वारा सदन में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। और ये क्यों लाया जाता है पहले ये समझिए। जब कभी लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में विपक्षी दल को ये लगता है कि जो पार्टी सत्ता में है या रूलिंग पार्टी है वह सदन का बहुमत खो चुकी है या सदन की मेजॉरिटी उसके साथ नहीं है, तो विपक्षी दल के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। मतलब इसका ये होता है कि जब भी कभी विपक्षी दल को ये लगता है कि जो सत्ता दल में पार्टी है या रूलिंग पार्टी है वो सदन में या लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। और मुख्यतः बस ये याद रखना है, ये प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी दल लाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, हम देखें कि इस जो ये प्रस्ताव आ रहा है या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, इसको क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसका बेस है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस या संवैधानिक आधार है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में आर्टिकल 164 में इसके संदर्भ में कुछ बेस प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल। यानी हिंदी में मंत्रिपरिषद, विधानसभा या संघ के मामले में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल। और हाउस ऑफ पीपुल कौन सा होता है? लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मतलब मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रह सकती है जब तक वो लोकसभा में बहुमत रखती हो या लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार बनी रहे। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 संघ के संदर्भ में और विधानसभाओं के संदर्भ में या राज्यों के संदर्भ में आर्टिकल 164 राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में ये शक्ति प्रदान करता है किसको? नो कॉन्फिडेंस मोशन को। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो सत्ता दल पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी बनी हुई है वो सदन में अपना बहुमत खो चुकी है। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि वो तभी तक बनी रह सकती जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो या लोकसभा में उसका बहुमत हो। तो ये हमने समझ लिया कि इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो अब आगे लेते हैं स्लाइड। अब हम देखते हैं कि क्या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है संविधान में एज इट इज कहीं पर इसका उल्लेख है या मेंशन है या नहीं है, या इसी को हम समझ सकते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर या प्रक्रिया के नियम। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सामान्य रूप से कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं है या इसका उल्लेख नहीं है। मतलब कि एज इट इज कहीं पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। पहली बात, पीछे मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 75 संघ के संदर्भ में और आर्टिकल 164 पीछे देख लेते हैं, 164 राज्यों के संदर्भ में इसको आधार प्रदान करता है। लेकिन एज इट इज या इसी रूप में कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका उल्लेख कहाँ है? दरअसल आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा अपनी प्रक्रिया के नियम बनाती है और उसी प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो नियम है उसी में इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उल्लेख किया गया है। मतलब लोकसभा अपने आप को संचालित करने के लिए, अपने कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाती है प्रक्रिया के या कार्य संचालन के,
और इन्हीं नियम में जो नियम संख्या 198 से 198(1) से 198(5) तक है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव और उसके बारे में जितनी भी क्रियाविधि है उसका उल्लेख किया गया है। तो जो मेन हमको देखना है, पहली चीज़ कि संविधान में उसका उल्लेख कहीं नहीं है। दूसरा, लोकसभा प्रक्रिया के नियम जो हैं उसमें इसका उल्लेख है, और नियम कौन सा, 198(1) से 198(5) तक। उसके बाद हम अगर बात करें कि ये कैसे लाया जाता है, तो अगर हम संघ के संदर्भ में बात करें या संसद के संदर्भ में बात करें, तो इसके लिए 50 सांसदों का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन राज्यों के संदर्भ में मैं पहले बता चुका हूं कि हरियाणा विधानसभा में 25 विधायकों ने इसे पेश किया, स्पीकर को प्रस्तुत किया। तो राज्यों के संदर्भ में विधानसभा की जो संख्या होती है वो मायने करती है, इसलिए हम वो सारी विधानसभाओं के अलग अलग हैं, उनके प्रक्रिया के नियम भी अलग अलग हैं, इसलिए हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा सीधा संसद की बात कर लेते हैं। तो संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, जब स्पीकर इसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना, स्पीकर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। स्पीकर जब इसे स्वीकार करता है, स्पीकर पूर्व अनुमति दे देता है, तो उस स्पीकर की पूर्व अनुमति के पश्चात 10 दिन के भीतर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या डिबेट होगी। उसके पश्चात जब डिबेट हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, तो लोकसभा में वोटिंग होगी, ठीक है। और वोटिंग का मतलब ये हुआ कि एक पहली चीज़ कि वोटिंग जो होगी सिर्फ लोकसभा में होगी, क्योंकि लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो वोटिंग कहाँ होगी, लोकसभा में होगी। और अगर ये प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन से लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी, तो अगर हम मेजॉरिटी या बहुमत की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार की मेजॉरिटीज़ होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरी इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कवर करूंगा कि बहुमत के प्रकार कितने होते हैं और क्या होते हैं, वो अलग टॉपिक हो गया। बस इतना जान लीजिए, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% + 1, ठीक है ना। तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में 50% + 1 की सदस्य संख्या से पारित हो जाता है, तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। यानी जो मंत्रिपरिषद होगी, अगर इसके खिलाफ पारित हो जाता है 50% + 1 से, तो इसे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि इसके संदर्भ में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियम है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। चलिए, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि क्या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आता है, इसको प्रस्तुत करने के लिए या इसे लाने के लिए कारण बताना जरूरी है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर है नहीं है। यानी अविश्वास प्रस्ताव जब 50 सांसदों के समर्थन से और राज्य विधानसभाओं में विधायकों के समर्थन से लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और यदि कारण बताया भी गया हो, तो अविश्वास प्रस्ताव का इसे भाग नहीं मानते हैं और इसे अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है। तो कारण बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्यों सरकार के खिलाफ ला रहे हैं। तो चलिए, ये समझ लिया हमने। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो अगर हम बात करें तो भारत में अभी तक 26 से अधिक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है। और सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ लाया जा चुका है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 बार, मैक्सिमम नंबर है ये। 15 बार से ज़्यादा किसी, या 15 बार के बराबर भी किसी की सरकार में या किसी के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और इनके खिलाफ जो किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु साहब थे, जिन्होंने 4 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए थे। दूसरी बात, शास्त्री जी का सिर्फ 2 साल का कार्यकाल था और 2 साल के कार्यकाल में उनके ऊपर 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, नरसिम्हा राव जी के खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। अब हम देखें कि क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ सरकारें गिरी हैं या नहीं गिरी हैं, या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ा है या नहीं देना पड़ा है। तो पहली बार जिस सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत जो सरकार नहीं पारित कर पाई थी, जो मैंने पीछे सिंपल मेजॉरिटी बताई है, वो थी 1978 में
मोरारजी देसाई सरकार, और मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे। इसलिए मोरारजी देसाई को, जो कि जनता पार्टी के इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और 1978 में इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मोरारजी देसाई ने जब इस्तीफा दे दिया तो लोकसभा का विघटन नहीं किया गया। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उन्होंने भी 1979 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बात आती है मांडा नरेश श्री वीपी सिंह जी की। वीपी सिंह सरकार के खिलाफ 1989 में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, और जब वीपी सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो जब वोटिंग हुई तो ये जो मेजॉरिटी या बहुमत था इसको हासिल नहीं कर पाए, इसलिए वीपी सिंह जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। उसके पश्चात एचडी देवगौड़ा 97 में इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी के खिलाफ 98 में अविश्वास प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में ये भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और इन्हें भी इसी कारणवश इस्तीफा देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः आया 1996 में, जिसमें वो 13 दिन की सरकार उन्होंने चलाया था, लेकिन वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, इसलिए उन्होंने वोटिंग के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसके पश्चात 1998 में अटल जी के खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव आया और इस अविश्वास प्रस्ताव में अटल जी ने बहुमत सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसमें एक बड़ा प्रसंग हुआ था और एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, इसलिए अटल जी के खिलाफ भी इसका प्रयोग हुआ था। तो ये भारत में नो कॉन्फिडेंस मोशन का मोटा मोटा इतिहास है। और अटल जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए थे और एक बार नरसिम्हा राव के खिलाफ 90 के दशक में अटल जी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और खुद भी इन्होंने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड ले लें कि ये तो हमने समझ लिया अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष ये कहती है कि जो सरकार सत्ता में है उसके पास बहुमत नहीं है, विश्वास नहीं है सदन का। तो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, जिसे हम कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, उसमें अंतर क्या है। तो पहली बात, जो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विपक्षी किसी सदस्य या पार्टी द्वारा लाया जाता है। दूसरी बात, जो ये कॉन्फिडेंस मोशन है इसे रूलिंग पार्टी, जब कोई विपक्ष या विपक्षी सदस्य लाता है क्या अविश्वास प्रस्ताव, तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है स्पीकर की अनुमति के 10 दिन के भीतर। उसके बाद उस पर मत होता है या वोटिंग होती है। तो वोटिंग जब होती है तो वोटिंग करवाने के लिए जो सत्ता दल है या रूलिंग पार्टी है वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, और अगर विश्वास प्रस्ताव में उसे 50% +1 वोट प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है कि जो सरकार है या जो मंत्रिपरिषद है उसे सदन का समर्थन या सदन में जो उत्तरदायित्व मैंने अभी जिक्र किया था आर्टिकल 75 का, वो उसे सदन में बहुमत प्राप्त है या सदन के प्रति अभी भी उत्तरदायी बनी हुई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि अविश्वास प्रस्ताव कितने समय में लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सेशन में एक ही बार लाया जा सकता है, और एक सेशन यानी 6 महीने में एक बार। लेकिन जो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके संदर्भ में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, और ये चूंकि सरकार के द्वारा लाया जा सकता है तो इसके संदर्भ में कोई भी समय की बाध्यता नहीं है। और पहले मैं बता चुका हूँ कि इसे ऊपर में दोबारा मैंने लिख दिया है कि 50% +1 से अगर सिंपल मेजॉरिटी जिसे हम बोलते हैं उससे ये कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो सरकार होगी वो बनी रहेगी सत्ता में। तो ये हमने समझा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है मोटे तौर पर वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है, और उसके विरुद्ध सरकार क्या लेके आती है, कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजॉरिटी या सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके लिए टाइम लिमिट है या समय की बाध्यता है कि 6 महीने में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो उम्मीद है ये दोनों अंतर भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव के उद्देश्य क्या होते हैं, तो अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो शायद आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, और इस अविश्वास प्रस्ताव में ये तो तय था
कि मोदी सरकार के साथ सदन में बहुमत प्राप्त है, उन्हें सदन में बहुमत प्राप्त है, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव का जो मैं पहले मतलब बता चुका हूं, उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि जब विपक्ष को लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसे सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। लेकिन 2018 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो ये तो तय था कि इनके पास सदन का बहुमत है, लेकिन फिर भी विपक्षी दल लेकर आए थे। तो इसका उद्देश्य जो है वो कहीं बहुमत से बढ़कर राजनीतिक हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव, कई बार इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो आचार्य JB कृपलानी पंडित नेहरू के खिलाफ लेकर आए हों। जब चीन युद्ध में भारत चीन से हार गया था तो आचार्य JB कृपलानी पंडित नेहरू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव 64 में लेकर आए थे, लेकिन मात्र उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे और भयंकर तरीके से विश्वास मत हासिल कर लिया था पंडित नेहरू ने। और आचार्य JB कृपलानी को यह भी पता था कि पंडित नेहरू को सदन में बहुमत प्राप्त है। इसी तरह अगर हम 2018 की बात का जिक्र करें तो 2018 में भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मुख्य उद्देश्य हो गया है वो बहुमत से ज़्यादा हो गया जन समर्थन जुटाना। मतलब इसका क्या हुआ, जन समर्थन जुटाने का मतलब क्या हुआ कि अब विपक्षी दल जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो उसका जो मुख्य उद्देश्य पहले होता था या होता है कि जो सत्ता दल या रूलिंग पार्टी है उसे सदन में बहुमत हासिल नहीं है, लेकिन अब जो उनका उद्देश्य होता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। हर चैनल या न्यूज़ चैनल उस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब चर्चा होती है, डिबेट होती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट करता है, तो पब्लिक उसको देखती है। तो पब्लिक जब अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ चर्चा को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ तो गड़बड़ कर रही है, इसीलिए विपक्षी दल इतना एग्रेसिव हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं। तो मुख्यतः जो इसका उद्देश्य बचा है वो क्या बचा है, जन समर्थन जुटाना। ठीक है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव का बहुमत सिद्ध करना तो उद्देश्य सेकेंडरी हो गया, सबसे मुख्य उद्देश्य अभी क्या हो गया है, जन समर्थन जुटाना। चलिए लास्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा का विघटन। अब इस चीज में ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा का विघटन, अगर किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और वो सरकार सामान्य बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पाती है, तो क्या मुद्दा उठता है कि क्या लोकसभा का विघटन हो जाएगा, मतलब फिर से चुनाव कराए जाएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि यदि सरकार जो अभी सत्ता में रूलिंग पार्टी है, जो सरकार बना रही है, रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब चर्चा होती है तो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है और सिंपल मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, सिंपल मेजॉरिटी जो है उसको प्रूफ नहीं कर पाती है 50% + 1, तो मुद्दा ये है कि क्या लोकसभा का विघटन हो जाता है, फिर से चुनाव होंगे। दरअसल जब वर्तमान सरकार मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, ठीक है, और राष्ट्रपति से कहेगा कि वो लोकसभा को विघटित कर दे और फिर से चुनाव करे। लेकिन ये जो राष्ट्रपति होगा और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे नेता को कहेंगे कि आप अगर किसी मजबूत नेता को देखते हैं जिसके साथ जन समर्थन है या सदन में जिसको ठीक ठाक मत प्राप्त है या उसके समर्थन में लोग हैं, नेता हैं, तो उससे कहते हैं कि आप सरकार, पूछते हैं सरकार बना सकते हैं, और अगर वो कहता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ तो उसे मौका भी दे सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है VP सिंह सरकार और चंद्रशेखर सिंह सरकार। जब 1988-89 में मूलतः VP सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और VP सिंह सरकार विश्वास प्रस्ताव में सामान्य बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी और हार गई थी विश्वास मत जुटाने में। तो तब के जो राष्ट्रपति थे वेंकट रमण जी, उनसे VP सिंह जी ने कहा था कि आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए और फिर से चुनाव करा लीजिए। लेकिन जो राष्ट्रपति वेंकट रमण जी थे उन्होंने लोकसभा का विघटन नहीं किया था, बल्कि बलिया के बाबू चंद्रशेखर सिंह जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया था और चंद्रशेखर सिंह जी ने कांग्रेस या राजीव गांधी के समर्थन से सरकार बना भी ली थी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है इसके पारित होने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा और फिर से चुनाव होंगे। राष्ट्रपति
या राज्यपाल राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में उसके विवेक पर यह निर्भर है कि वो किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जैसे वेंकट रमण जी ने यहाँ पर किया, या लोकसभा का विघटन कर देता है और फिर से चुनाव कराने की बात करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिर से जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक जो वर्तमान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है उससे कहता है आप एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या कार्यवाहक प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जो अभी काफ़ी न्यूज़ में बना है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खिलाफ स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है और जल्दी उस पर चर्चा भी होगी। शायद जो डेट है चर्चा की वो 10 मार्च है और उम्मीद है कि सारे न्यूज़ चैनल उसको कवर करेंगे क्योंकि उससे जन समर्थन जुटता है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। तो देखते हैं हमने क्या क्या कवर किया। हमने देख लिया क्या होता है, इसका बेस क्या है, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसे शक्ति प्रदान करता है। तीसरी चीज़, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। कारण बताना ज़रूरी है या नहीं, हमने पीछे देखा। उसके बाद इसका इतिहास क्या है, कितनी बार सरकारें गिरी हैं, और फिर अंतिम रूप में हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर है, इसे कौन लेकर आता है और इसे कौन लेकर आता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक पर आपकी एक गहरी और बेहतर समझ बनेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे कार्य को सराहेंगे और हमारी टीम जो मेहनत कर रही है आप इसे और थोड़ा सा ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को खुद शेयर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।